हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में सेकेंड सेमेस्टर में बहुविकल्पी प्रश्नों के पहला वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए, जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी अपना पेन कॉपी लेके बैठ के आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 35 तक हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, ये आपको पता है 50 नंबर का पेपर होता है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम प्रश्न पत्र है आपका। तो सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्राबेल का, डीवी का, डाल्टन का या सिम्पसन का? तो सीखने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति और उसके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार किसने दिया है? तो आपने जॉन डीवी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, जॉन ड्यूई द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमैक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन ड्यूई द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जॉन ड्यूई ने क्या लिखा था? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रश्न नंबर 38, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को, 11 सितंबर को, 22 मार्च को, 8 जून को? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? यानी कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड शिक्षा जो वहाँ पे दी गई थी पहली बार। प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ हुआ था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में, मुंबई में। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो 39 का उत्तर आपका हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा, चेन्नई में हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है किसका? परिवार का, आर्थिक पक्ष का, भौतिक सुविधाएं या विदेशी मित्र? तो मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? तो 40 का उत्तर हो जाएगा परिवार। तो मनुष्य के अंदर जो भी उसके मूल्यों का विकास होता है, परिवार बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न 41 देखिए, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से या दंड देकर? तो बच्चे के अंदर अध्यापक कैसे राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करेंगे? तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करें। जब बड़े लोग ही अच्छी अच्छी आदतों का अमल करेंगे करेंगे तो छोटे बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का या तर्क पर आधारित शिक्षा का? तो सुकरात का जो शिष्य प्लेटो था वो किस प्रकार की शिक्षा का समर्थक था? क्योंकि हमारे ये सेकेंड सेमेस्टर में पहला प्रश्न पत्र सब्जेक्ट ही एजुकेशन है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो इसीलिए शिक्षा से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ना है, तो वैसे ही प्रश्न आएंगे, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो। प्रश्न नंबर 42, प्लेटो किसका समर्थक था? तो प्लेटो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था, यानी कि आपके अंदर ज्ञान है तो आप शिक्षित हैं, उसका ये मानना था। प्रश्न नंबर 43 देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आयोजित थी? प्रकृतिवाद पर थी, आदर्शवाद पर थी, समाजवाद पर थी या व्यवहारवाद पर थी? तो वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। वैदिक काल में जो लोग थे वो कैसा शिक्षा देना पसंद करते थे? तो आदर्शवाद पर रिलेटेड शिक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44, मदरसा का संबंध था धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? ठीक है, देखिए मदरसा जो ये वर्ड है आपका, ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मदरसा
क्या हुआ करता था, मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था, मदरसा था। मुगलों के टाइम में उच्च शिक्षा मदरसा में प्राप्त किया जाता था। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 45 का उत्तर क्या बता? 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर आपका, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यानी कि विश्व स्तर पे एक दूसरे में भाईचारा और अच्छी संबंध कैसे होंगे? तो स्वतंत्र विचार का भी होना जरूरी है, पारस्परिक संबंध का भी होना जरूरी है, और सभी पूरे देश जितने हैं पूरे विश्व में, वो सबका क्या होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए हर एक क्षेत्र में। तो आप ये तीनों हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46, शिक्षा का कार्य उस नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का या हर्बर्ट का? तो ये किसका विचार है ये आपका? तो हर्बर्ट का है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 देखिए, 47 का उत्तर क्या होगा? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। सब लोग कहते हैं पढ़ लिख के क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। तो शिक्षा अर्थपूर्ण होता है, इसका कुछ अर्थ होता है, और ये क्या है, नैतिक प्रक्रिया है, इससे मनुष्य के अंदर नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये नहीं सोचिए कि शिक्षा क्या है, उद्देश्य विहीन है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो किस शिक्षा शास्त्री का विचार है ये? तो प्रोफेसर हीगले, प्रोफेसर बागले, रिवलिन या डीवी का? तो किसका विचार है? तो प्रश्न नंबर 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 47 का उत्तर हो जाएगा 100, रिवलिन। प्रश्न नंबर 48 देखिए, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, मतलब बालक हो, मतलब मेरा उद्देश्य बालक के दिमाग में बस किताबी कीड़ा नहीं बनाना है उसके, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या रूसो का? देखिए, ये आपका पर्सनालिटी चैप्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर में था उससे रिलेटेड है, यानी कि आप जो भी चीज़ें सीखे हैं विषम परिस्थिति आने पर उसका उपयोग करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो आपका ये क्या है, एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। तो उसी प्रकार शिक्षा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, 48 का उत्तर क्या होगा? तो 48 का उत्तर, ये कथन किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखिए, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ज्ञान क्या है? पंख है, हवाई जहाज का पंख नहीं है। ये क्या है? ज्ञान रूपी पंख है शिक्षा, जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है किसका? मिल्टन का, शेक्सपियर का, व्हाइट हेड का या एडम्स का? ये किसका कथन है? विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लिश के राइटर हैं। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी कि जो ये कहता है कि नहीं हम समाज के बिना रह लेंगे, तो वो क्या है? एक कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? रेमंड का, रास का, जॉन ड्यूई का या प्लेटो का? तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 50 का उत्तर आपका हो जाएगा रेमंड का। तो रेमंड ने क्या कहा है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, मतलब इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जिसके अंदर सामाजिकता का गुण न हो। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन डीवी या स्पीयर? तो बताएंगे 51 का उत्तर, प्रयोगवादी विचारधारा। तो टीपी नन ने, टीपी नन क्या है? इसके समर्थक माने जाते हैं, ये ऐसे फिलोसफर हैं जो प्रयोगवादी विचारधारा को मानते हैं, टीपी नन। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 52 क्या है? यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को
ठीक है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी या प्रयोगवादी? तो ये क्या हो जाएगा? ये मानवतावादी शिक्षा की बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? यानी कि आप ये समझते हैं शिक्षा का उद्देश्य है नौकरी पाना, एक सबसे अल्टीमेट उद्देश्य यही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, समाज को अच्छी दिशा की ओर लेके जाना। तो जॉन डीवी का है, पियर्स का है, कांट का है या हेराक्लिटस का है? तो 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी का है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन डीवी ने, एडम्स ने या जेएस रास ने या स्पेंसर ने? तो शिक्षा को द्विध्रुवी यानी कि बाइपोलर किसने कहा? यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी होना चाहिए, किसने कहा? ये एडम्स का परिभाषा है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। और त्रिध्रुवी त्रिध्रुवी ट्राइपोलर किसने कहा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 55, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? ठीक है, खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार, तो औपचारिक है कि अनौपचारिक है कि निरौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा है? तो ये क्या हो जाएगा? निरौपचारिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? डीवी, रास, प्लेटो, हरला? तो किसका कथन? ये जॉन डीवी ने, यानी कि डीवी ने ये कहा है कि औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा क्या रह गया है? बस किताबी कीड़ा और विद्यालय वाला ज्ञान ही रह गया है, व्यवहारिकता और अनुभव से रिलेटेड शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। तो जॉन डीवी ने कहा है। प्रश्न नंबर 57, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 10 से 18, 20 से 35? यानी कि निरौपचारिक शिक्षा यानी कि जो खुला विश्वविद्यालय और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो आपका 20 से 35 वर्ष के जो लोग थे उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई थी। 20 से 35 वर्ष यानी कि खुला विश्वविद्यालय और पत्राचार के माध्यम से 20 से 35 वर्ष याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, तो राष्ट्रीय एकता किस पे निर्भर है? जातिवाद पे, सांप्रदायिकता पे, प्रांतीयता पे या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 58 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 58, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो देखिए, जातिवाद होगा तो देश में एकता नहीं होगी, तो ये होगा नहीं। सांप्रदायिकता होगी देश देश में, तो ये भी देश में एकता नहीं होगी। प्रांतीयता होगी, कोई कहेगा हम अलग राज्य बनाएंगे, हम अलग राज्य बनाएंगे, तो देश में एकता नहीं रहेगी। यानी कि कोई भी निर्भर नहीं कर रहा इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर 2 इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता अवबोध या भावना है, विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समानांतर प्रत्यय या कोई नहीं? तो राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध भावना है क्या? एक दूसरे के पूरक, यानी कि राष्ट्रीय एकता, हमारे देश में भी एकता होनी चाहिए और पूरे विश्व में भी क्या होनी चाहिए? एकता वाली भावना होनी चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या उपर्युक्त सभी? तो हमारा देश आज भी क्या है? इन सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण की, एकता की अभी भी थोड़ी कहीं न कहीं कमी है, ऐसा है। किसकी वजह से? जातिवाद की वजह से बहुत ज़्यादा जातिवाद हो गया है, सांप्रदायिकता फैल रही है चारों तरफ, प्रांतीयता भी हो रही है। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, यानी कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ, एकीकरण का क्या अर्थ है? सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? तो भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यानी कि हिंदू हैं आप, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सबका कल्चर अलग है, सबको आपको एक्सेप्ट करना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। यही क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण है।
इससे हमारा देश आगे जाएगा। तो भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, या उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ था वो क्या करता है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। तो छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान भी कराता है, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत भी कराता है, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन है? राष्ट्रसंघ श्रम संगठन, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कमीशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉरपोरेशन। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए कौन सा संस्था फेमस है बताइए? तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, जो यूएन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, या उपर्युक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए? तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ेगा। या सभी राष्ट्रों में क्या होनी चाहिए? राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और सांस्कृतिक और प्रगतियों के समान समझना जरूरी है, सबकी भावना का सृजन करना है, इस टाइप का, राष्ट्रीयता का, संस्कृति का और प्रगति का। विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, नैतिक मूल्य हो सकते हैं, आपके सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, कोई भी मूल्य हो सकता है, तो उपर्युक्त दो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 देखिए। ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका या भारत? तो ऑगस्ट कॉम्टे कहाँ के दार्शनिक थे? तो ऑगस्ट कॉम्टे आपके फ्रांस के दार्शनिक थे। स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? जॉन डीवी, हैरिंगटन, ऑगस्ट कॉम्टे या डनकन? तो ऑगस्ट कॉम्टे तो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लेकिन स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखा है? तो जॉन डीवी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। तो बालक जब प्रथम 6 वर्ष यानी कि शैशवावस्था में जब वो रहता है, तो उसके घुटने ही, बालक क्या करता है? अपने घुटनों के बल चलता है, तो वही उसका विद्यालय है। माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। किसका कथन है? किसका कथन है? किम्बाल यंग का, कमेनियस का, पेस्टाल्जी का या फ्रायड का? तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? 67 का उत्तर आप लोग बताएंगे। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने उसका विद्यालय है। 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेनियस। ठीक है, ये किसने कहा है? कमेनियस ने कहा है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, कमेनियस। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ज्ञान की प्रोन्नति, चरित्र प्रशिक्षण, प, परम अहम का विकास। तो 68 का उत्तर क्या होगा? 68 का उत्तर क्या हो जाएगा? नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य क्या नहीं है? परम अहम का विकास। प्रश्न नंबर 69। स्कूल को प्यार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? यानी कि विद्यालय को होम ऑफ फैमिली पेस्टाल्जी ने, आगस्ट काम्टे ने, जॉर्ज पैने ने या आरजी कलिंग वुड ने?
69 का उत्तर क्या हो जाएगा? 69 का उत्तर क्या हो जाएगा? पेस्टालॉजी। ठीक है, पेस्टालॉजी। प्रश्न नंबर 70 बताएंगे। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वालेरे या वेलियर से हुई है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, लैटिन से, ग्रीक से या रसियन से? तो 70 का उत्तर बताएंगे। जो आपका वैल्यू है इसका उत्पत्ति वैलेयर, VALERE, वैलियर से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर हम लोग 71 से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले के साथ भी इस क्लास को शेयर करिए और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।